हेलो एवरीवन, आप सभी का इस डेली सीरीज में स्वागत है। तो आज का हमारा लेसन होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। ओके, तो इस लेसन करेंगे कि हमें कहाँ से पढ़नी है, जो मैंने आपको थोड़ा पहले लाइव सेशन में बताया भी था। जो इम्पोर्टेंट की इवेंट्स हैं हम वो डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्टेंट एक्ट्स के बारे में थोड़ा गाइडेंस दूंगा। गवर्नर जनरल्स हमें कौन कौन से कवर करने हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है थोड़ा सा मैं वो बताऊंगा। तो ये लेसन पढ़ने के बाद अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपने अभी तक नहीं पढ़ी है या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आई थिंक ये लेसन देखने के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, आप सभी मेरे को इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं और कृपया इस कोर्स में एनरोल करना ना भूलें। थैंक यू। तो सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा कि ये हमारी अपनी कहानी है, हमारे देश की अपनी कहानी है। तो इसको स्टोरी की तरह पढ़ना है, उसका एक सीक्वेंस है। तो मैं इस लेसन से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको इवेंट्स के नाम जो है ना वो थोड़ा दिमाग में घुस जाएंगे। आपको लगेगा कि अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका फोकस उन इवेंट्स पे चला जाएगा, उन जो गवर्नर जनरल्स हैं उन पे चला जाएगा। थोड़ा आपका फिर टाइम बचेगा, आप फालतू चीज़ नहीं पढ़ोगे। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ तो जानता हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सोर्स और गाइडेंस क्या रहेगा? सबसे पहले आप मेरा जो लाइव सेशन है वो आप देखें, उसमें मैंने कॉम्प्रहेंसिव गाइडेंस दिया हुआ है। तमिलनाडु ट्वेल्थ की जो हिस्ट्री बुक है वो हमारा मेन सोर्स रहेगी। और अगर आपने पहले से बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है तो आप उसी को अपना एक मेन सोर्स मान सकते हो। तो फिर आपको तमिलनाडु पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यस, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नर जनरल्स के बारे में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हुए हैं तो ये सारे कवर नहीं है, इसमें कुछ कुछ मिसिंग है, तो आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं। ये मैंने बस कुछ इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। ठीक है, जैसे पहले हमारे आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आए थे और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, तो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे। सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेस्ली, ये लेके आए थे सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में इनका इम्पॉर्टेंट रोल था। उसके बाद आते हैं सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो वन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड हास्टिंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंटी सती एक्ट लेके आए थे। तो सर राजा राम मोहन रॉय ने उस एक्ट को सपोर्ट किया था। एंड ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन कम्स द लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, इन्होंने प्रेस फ्रीडम के लिए काम किया था। लॉर्ड डलहौजी, सब्सिडरी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर लॉर्ड कैनिंग। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि 1857 की जो स्ट्रगल है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो होती है। तो फिर यहाँ तक तो राज था ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीट। ठीक है, उसको ब्रिटिश क्राउन रेगुलेट कर रहा था। लेकिन यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली एबॉलिश हो गई। यहाँ से राज शुरू हुआ, यहाँ से रूल शुरू हुआ पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड का, ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ से राज करना शुरू किया है। तो यहाँ से लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय। ओके दोस्तों, उसके बाद लॉर्ड लिट्टन आते हैं, इन्होंने 3 कंट्रोवर्शियल एक्ट्स आए थे इनके इनके टाइम पे। फिर लॉर्ड रिपन ने वो सारे जो एक्ट थे उनको रिपील किया था एंड ही वाज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। फिर लॉर्ड कर्जन आए, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया था। और लॉर्ड मिंटो टू, यहाँ पे टू आएगा, लॉर्ड मिंटो टू ने पार्टीशन ऑफ बंगाल इम्प्लीमेंट किया था। तो इनके टाइम पे वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था, बंग बंगा मूवमेंट। फिर लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैम्सफोर्ड, तो मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स आए थे, कुछ लोग इसको चैम्सफोर्ड बोलते हैं, कुछ लोग कैम्सफोर्ड बोलते हैं, तो इनके टाइम पे वो रिफॉर्म्स आए थे। फिर इरविन पैक्ट साइन हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम पे। फिर लॉर्ड वेवल आए। फिर लास्ट जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड माउंट पेटन। फिर यहाँ से ब्रिटिश का जो राज था वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद से फिर जो लास्ट जो सी राजगोपालाचारी थे, दैट इज आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ही वॉज नॉट द वाइस रॉय, he was the last governor general of India, because viceroy means that this person reports to the crown, this person is under the crown. But as India was independent, चूंकि भारत आज़ाद था, इसलिए यहाँ से वाइस रॉय का टाइटल हटा दिया गया और सी राजागोपालाचारी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ना कि वाइस रॉय। ओके, तो इसमें जो रेड रेड हैं यहाँ से ये जो शो करते हैं कुछ चेंजेस, है ना।
यहाँ पे चेंजेस शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये फर्स्ट वाइसरॉय थे, ये लास्ट वाइसरॉय थे, एंड ऑल दीज वाइसरॉयज वर ऑल्सो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट एज दे वर अंडर द क्राउन दे वर नोन एज वाइसरॉय। एंड सी राजागोपालाचारी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, इसके बाद इससे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, जो गवर्नर जनरल से क्वेश्चंस किस किस तरह से आते हैं कि इनके अंडर कौन कौन से एक्ट्स थे, उन एक्ट्स के प्रोविजंस क्या थे, वो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन एक्ट्स के बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। सेटलमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, परमानेंट सेटलमेंट, माहलवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ये कौन कौन लेके आया था, इसमें क्या डिफरेंस था, सब्सिडरी लाइंस की इंपॉर्टेंस क्या थी, कौन लेके आया था, किस किस तरह से ये एक्ट हुई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से क्या हुआ था, कौन लेके आया था, एजुकेशन में इन सारे एक्ट्स ने, इन सारे गवर्नर जनरल्स ने क्या किया, जैसे मैकॉले बेनेट था, वुड्स डिस्पैच था, तो ये सब चीज़ क्या थी, ठीक है। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या थी, एंटी सती का जो एक्ट था वो कौन लेके आया था, और कौन कौन से कंट्रोवर्शियल गवर्नर जनरल थे, कौन कौन से अच्छे गवर्नर जनरल थे, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज गुड एंड लॉर्ड रिपन वॉज गुड। डिवीज़न ऑफ बंगाल किसके अंदर, किसने अनाउंस किया था, किसने किया था, और इन सारे गवर्नर जनरल्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस और जुडिशल रिफॉर्म्स किस किस तरह से लेके आए थे, क्या कैसे दस्तक किसने एबॉलिश करी, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे वो कौन लेके आया, किसने एबॉलिश किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है कि लेजिस्लेचर में इंडियंस का रोल कैसे कैसे बढ़ा, ये चीज़ ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आपके सारे जो डिफरेंट एक्ट्स हैं उनमें कवर होगी। तो उन एक्ट्स को लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, या फिर आप तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। वो एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले लेसन अगले स्लाइड में मैं उनको मेंशन करता हूँ। और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से गवर्नर जनरल्स लेके आए थे, जैसे प्रेस फ्रीडम हो गया, रेलवेज हो गया, टेलीग्राफ हो गया, यूनिवर्सिटीज़ कौन लेके आया, तो जो भी डिफरेंट न्यू इनिशिएटिव्स हैं वो किस किस गवर्नर जनरल ने किए थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं वो आते हैं एक्ट से, जो भी डिफरेंट एक्ट्स हैं। जैसे पहले तो हेडिंग हम समझते हैं। मैंने लिखा है वेरियस एक्ट्स अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्लिक ब्रिटिश राज, बिकॉज यहाँ तक जो राज था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और यहाँ से शुरू होता है ब्रिटिश राज। ओके, तो यहाँ तक तो ब्रिटिश क्राउन केवल रेगुलेट कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स, और यहाँ से पूरा टुक ओवर कर लिया, पूरा ले लिया, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एक्ट्स हैं इसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम के भी हैं, और फिर 1858 के बाद से 1857 के बाद से ब्रिटिश राज के टाइम के हैं। ओके, तो पहला जैसे मैंने बताया वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आए थे ये दोनों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चार्टर एक्ट जो थे वो तीन थे, 20-20 साल के अंतर से आए थे, 1813, 1833 एंड 1853, इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और यहाँ से तो ये हुआ था कि ओपीएम के अलावा सारे ट्रेड जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो एबॉलिश कर दिए थे, मोनोपोली जो थी वो सब सारी उसकी एबॉलिश कर दी थी। तो इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। 1813 में मोनोपोली सारे इंडस्ट्रीज़ की ख़त्म कर दी थी एक्सेप्ट टी एंड ओपीएम, और 1833 में सब खत्म कर दिया था, और यहाँ से लेजिस्लेचर में इंडियंस का रोल बढ़ना शुरू हो गया था। और यहाँ से राज शुरू होता है ब्रिटिश का, वॉइसरॉयज यहाँ से शुरू होते हैं। लॉर्ड कैनिंग बनाए गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, सॉरी इट शुड बी 1858, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इट शुड बी 1858। तो यहाँ से वॉइसरॉय शुरू हुए थे, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी टोटली एबॉलिश कर दी थी, ना रूल करेगी, ट्रेड की जो मोनोपोली थी वो भी ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से रूल शुरू होता है क्राउन का। उसके बाद आते हैं 3 इंडियन काउंसिल्स एक्ट, यहाँ से फिर से इंडियंस का रोल लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बढ़ना शुरू होता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को, और 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बोलते हैं मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्ले मिंटो एंड मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड। फिर आता है 1935, तो हमारा हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसका पॉलिटी के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे कंपैरिजन भी बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ कंपेयर दिस एक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का।
तो ये सारे एक्ट हैं, इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है आप उससे पढ़ सकते हैं। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ी है तो आप लक्ष्मीकांत से या फिर तमिलनाडु हिस्ट्री बुक से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा आपको आइडिया मैंने दे दिया कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक इवेंट्स की जो क्रोनोलॉजी है वो पढ़ते हैं। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, ये सारे जो इवेंट्स जो भी मेंशन किए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स अंडर गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसरॉय, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ये सब चीज़ें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1885 में कांग्रेस बनी, 1905 में स्वदेशी और बंग भंगा मूवमेंट हुआ, जो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड मिंटो टू ने इसको इम्प्लीमेंट किया था और लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था और लॉर्ड मिंटो टू ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। फिर सूरत सेशन, एक्सट्रीमिस्ट एक्सपेल्ड हुए, गदर पार्टी बनी 1913 में। फिर होम रूल लीग मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, लखनऊ पैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, गांधी जी फिर आए, फिर गांधी जी के जो सत्याग्रह हुए वो इंपॉर्टेंट है, उनका रोल किस किस तरह से बढ़ा, किस तरह से उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चेंज किया। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसाकर 13 अप्रैल 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। फिर जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं, अनुशीलन समिति है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना की डिमांड 14 पॉइंट डिमांड थी जिन्ना की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सॉल्ट मार्च जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैकडोनल्ड से कम्युनल अवार्ड, सेकेंड राउंड टेबल में कौन कौन था, फर्स्ट में कौन कौन था, थर्ड में कौन कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने जो फास्ट किया, क्योंकि कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट गांधी जी ने फास्ट किया 21 दिन तक पूना जेल में, तो उसके बाद पूना पैक्ट हुआ। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, बट एससीज के लिए जो डिप्रेस्ड क्लासेज हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व हो जाएंगी लेजिस्लेचर में। तो ये सारे इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद फिर से इलेक्शंस इन द प्रोविंसेस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जिसकी वजह से इंग्लैंड थोड़ा सा प्रेशर में आई, गवर्नमेंट इंग्लैंड जो ब्रिटिश क्राउन है वो प्रेशर में आया, और उन्होंने कोशिश करी कि इंडियंस के साथ उनकी जो सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है वो और अच्छा हो। तो उन्होंने हमें पटाने की कोशिश करी, ठीक है, हमें अपने साथ लेके आने की कोशिश करी कि भाई अगस्त ऑफर लेके आए, हमने रिजेक्ट कर दिया। क्रिप्स प्रपोजल लेके आए तो गांधी जी ने उसको बोला कि ये आउटडेटेड चेक है, ये अभी हमने रिजेक्ट कर दिया। फिर गांधी जी ने फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा डिटेल में। फिर वेवेल प्लान आया, ये भी हमने रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, वो स्टार्ट हुई, लेकिन चूंकि इसमें पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं किया था तो जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को अनाउंस कर दिया, जिसको ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स भी बोलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फाइनली विद द प्रोविजन ऑफ पार्टीशन आया माउंटबेटन प्लान, जिसको 3 जून प्लान और डिवीजन प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब डिवीजन हुआ था इंडिया का, ठीक है, तो इसको 3 जून प्लान बोलते हैं। तो ये सारे इवेंट्स आपको समझ में आए कि 1757 से लेके किस तरह से 1947 तक की सारी इवेंट्स, कौन कौन सी इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंग्लो मराठा वॉर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, रोहिल्ला वॉर है वो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटीज़ हैं वो थोड़ी सी, जैसे ट्रीटी ऑफ सगौली, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके गवर्नर जनरल्स आएंगे उसके अंतर्गत जो भी आप इवेंट्स पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो इस लेसन का मकसद शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपको ये समझाना कि क्या क्या पढ़ना है और सीक्वेंस क्या है, ठीक है दोस्तों। फिर ये थोड़ा डिटेल में है, थोड़ा मैंने जो रे डायग्राम के बेसिस से बनाया था, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं, इनको जो मैंने अभी बताया उसके बाद ये पूरा सीक्वेंस है कि जहांगीर ने ट्रेडिंग पोस्ट अलाउ करी थी ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कैसे बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर। तो ये सारी थोड़ा सा मैंने जो एक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करें हैं, तो आप इन स्लाइड्स को आगे करके आप देख सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम बच रहा है इसमें, मैं नहीं चाहता कि आपके लिए थोड़ा ज़्यादा लंबा हो ये लेसन, ठीक है दोस्तों। इस तरह से 1857 तक ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमने बहादुर शाह जफर टू को अपना लीडर प्रोक्लेम कर दिया था। मुस्लिम लीग फॉर्म हुई 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है। ये सारी चीज़ आप एक बार जो रे डायग्राम बनाए हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको आज़ादी मिल गई सन 1947 में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द लेसन, हैव अ नाइस डे।